दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और बच्चों, मैं आपका टीचर हरीश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब मैं पोस्टेड हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा में। तो देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए द पुली पोएम लेके आया हूँ। इसको समझाऊंगा जो बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में है। दिस पोएम वाज रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है पोएम। तो ठीक है, हम टेक्स्ट पे आए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में जान लेते हैं ना। तो जॉर्ज हर्बर्ट कौन थे? ये एक ब्रिटिश पोइट थे और 1593 टू 1633 ये इनका लाइफ स्पेन था। यानी कि 1593 में पैदा हुए एंड 1633 में डेथ हो गई। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, मतलब 39 एंड समथिंग ईयर्स ये जिए थे, मोटा मोटा हम देखे तो ज़्यादा जिए नहीं। और पोइट थे, साथ में थियोलॉजियन और ऑरेटर भी थे। मतलब एक तो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, है ना। तो ऑरेटर होता है जो भाषण देता है। तो ये बेसिकली इन्होंने एडमिशन लिया था ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। तो वहां पर ये ऑडिटर का काम भी करते थे, मतलब एक तरह से वक्ता थे, धार्मिक चीजों पे बोलने वाले उस तरह के वक्ता थे। बीच में ये बोल सकते हो आप लोग, पार्लियामेंट में भी ये एज ए मेंबर गए थे, कुछ दिनों के लिए रहे थे। और इनकी जो पोएम है ना, वो ज्यादातर सारी पोएम आई थी 1633 में। एक कलेक्शन आया था द टेम्पल सेक्रेड पोएम्स एंड प्राइवेट इजैकुलेशंस, ये करके एक कलेक्शन आया था। इसमें ये इनकी सारी पोएम्स मतलब पब्लिश हुई थी, जिनमें से ये जो पोएम आज हम पढ़ने वाले द पुली, ये भी तभी पब्लिश हुई थी। तो बोल सकते हो इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई एक तरीके से। तो ये थोड़ा सा हमने बेसिकली जाना। और हाँ, एक चीज, ये मेटाफिजिकल पोएट थे। कौन थे? मेटाफिजिकल पोएट। अब जॉन डन के साथ में काउंट किए जाते हैं। जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री बोलते हैं, बट ये भी फर्स्ट जनरेशन मेटाफिजिकल पोइट्स में से काउंट होते हैं। ये दोनों जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट दोनों फर्स्ट जनरेशन जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उन्हीं में काउंट होते हैं। सेकंड जनरेशन में फिर बाद में एंड्रू मार्वल, क्रैशो और ये सब आते हैं, हेनरी वॉन, ये सब सेकंड जनरेशन जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनमें काउंट होते हैं। अब मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, मैंने लास्ट जो आपको वीडियो समझाई थी ना जॉन डन की पोएम, उसमें मैंने बताया था। बाकी मैं आपको फिर बता दूंगा जब ये पोएम पढ़ेंगे उसके बाद में ना, एंड में समझाऊंगा ये क्या होता है, क्योंकि ताकि आप पोएम पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे राइटर का। अभी हम टेक्स्ट पे आएंगे। तो बच्चों, एक चीज में टेक्स्ट पे आऊँ उससे पहले समझ लो एक और चीज, मतलब जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं, कोई भी लिटरेरी पीस पढ़ते हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये किस इरा को बिलोंग करता है। अब देखो, बाई बर्थ देखा जाए तो 1593 में पैदा हुए हैं, तो ये एलिजाबेथन एज में पैदा हुए। क्योंकि एलिजाबेथन एज कब तक थी? 1558 टू 1603 तक थी। तो पैदा तो एलिजाबेथन एज में हुए थे, परंतु 1603 टू 1625 पड़ी जैकोबिन एज। ठीक है, और 1625 टू 1649 तक थी कैरोलिन एज। तो मोटा मोटा देखा जाए ना तो 1500 से लेके 1660 तक रेनिसा एज था पूरा। क्या कहलाता है? रेनिसा, लिटरेचर में रेनिसा एज था ये। सो ये इनको किसी एक पर्टिकुलर एज में काउंट नहीं करेंगे हम लोग। हम बस ये बोलेंगे कि ये एलिजाबेथन एज के दौरान पैदा हुए और जैकोबिन एज में इन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द राइटिंग्स लिखी एक तरीके से। बट हम इसको काउंट करेंगे एज में नहीं, एक मूवमेंट के अंडर में, जो कि है मेटाफिजिकल मूवमेंट। ये मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, अभी आपको बस आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पर बिलोंग करते हैं एक्चुअल में। मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि देखो ये 3 एजेस हैं, इनके अंदर फॉल कर रहे हैं एक तरीके से। तो आपको ये पता लग गया ये किस टाइम के राइटर हैं, क्योंकि ये आपको आइडिया होना चाहिए किस टाइम के राइटर हैं। तो बच्चों चलो टेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन। देखो पहली लाइन जो है ना एकदम पोएम की, कि व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, कि जब भगवान ने सबसे पहले आदमी को बनाया था। मेड मैन, मेड मैन में क्या है? एलिट्रेशन तो है ही, साथ में आप लोग बोल सकते हो मेड मैन। मे म जो कि कॉन्सोनेंट है, पर तुरंत उसके बाद में वोवल साउंड क्या आ रही है? मे, ए और मैन, ए और ए। तो वोवल साउंड चेंज हो गई, तो ये कॉन्सोनेंस भी है। क्या है? कॉन्सोनेंस। तो व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, कि जब सबसे पहले गॉड ने इंसान को बनाया। तो इसमें बिब्लिकल थीम है। क्या है? बाइबल की स्टोरी की। बाइबल में जो कहानी है ना कि किस तरीके से भगवान ने ह्यूमैनिटी, मानवता की रचना करी, और उसमें किस तरीके से मानवता के अंदर उसने सारे गुण डाले। जब रचना की थी, जब कोई भी कलाकार होता है अपनी कृति बनाता है, अपनी रचना करता है, तो वो ट्राई करता है कि उससे बेस्ट कर सके, सबसे अच्छा बना सके उसे। उसी तरह से गॉड ने भी इंसान की रचना करी तो ट्राई किया कि मैं बेस्ट करूँ, सारी क्वालिटियां डालने की कोशिश करी उसमें, सारी क्वालिटीज एंड ऑल दैट, है ना।
तो उसी तरीके से ये एक बिब्लिकल थीम पर बेस्ड हो गई कि पहली लाइन से पता लग रहा है कि बाइबल में स्टोरी है, उस पर आधारित है कि व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, कि जब पहली बार गॉड ने इंसान को बनाया, हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, तो गॉड के पास में उस वक्त क्या था, एक ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, यानी कि आशीर्वादों का एक ग्लास, मतलब साथ में कह सकते हो वो आशीर्वादों का पूरा ग्लास भर के लेके बैठे थे कि भाई ये सारे का सारा ग्लास मुझे इंसान के ऊपर औंधा देना है, डाल देना है। इंसान जो क्रीचर बना रहा था वो क्रीचर इंसान उसके अंदर वो सारे गुण डाल देगा, मतलब उसने ये सोच रखा था, वो गुणों का जो ग्लास भर रखा था ना उसके अपने साथ में रख रखा था, उसको डालने का प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, लेट अस सेड ही पावर ऑन हिम ऑल वी कैन, तो लेट अस, तो देखो वो किसी को बोल रहे हैं, लेट अस आओ, और पावर ऑन हिम ऑल वी कैन, और इसके अंदर डाल दो हम जितना कुछ डाल सकते हैं, मतलब जो इंसान बना रहे थे वो तो उस इंसान के अंदर डाल दो। तो देखो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज हुई है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि भाई आप किसी थर्ड पर्सन या किसी पर्सन को संबोधित कर रहे हो, पर आपको ये पता है कि सामने वाला रिप्लाई नहीं करेगा, बेसिकली आप ही बोलने वाले हो, तो ये अपोस्ट्रोफी एक तरीके से ऐसा संबोधन की सामने वाला रिप्लाई नहीं करेगा, ये हमको पता है। लेट अस सेड, उन्होंने बोला कि आओ, पावर ऑन हिम ऑल वी कैन, कि इसके अंदर डाल दें हम जितना डाल सकते हैं, जितने भी गुण डाल सकते हैं वो डाल दें। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस व्हिच डिस्पर्स्ड लाइक कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, तो बोल रहा है कि जो इस संसार की सारी अमीरी है, अब रिचेज का मतलब फिजिकल अमीरी की बात नहीं, गुणों की बात कर रहे हैं कि संसार में जितने भी गुण हैं, विच डिस्पर्स्ड लाई, जो कि सब जगह बिखरे हुए हैं, उनको सबको एक साथ इकट्ठा करके कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पैन, कि एक ही झटके में इसके अंदर सबको डाल देते हैं, सारे गुणों को डाल देते हैं। ये जो स्पैन शब्द है ना, ये स्पिन से बना है। स्पिन मतलब देखो, जब आप ऐसे मान सकते हो कुम्हार है, ठीक है, कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो अपना चरखा जो पाटा होता है उसको घुमाता है ना, और फिर मिट्टी के बर्तन उस पर गोल गोल बनाता है। तो एक तरह से यहाँ पर गॉड एक कुम्हार का काम कर रहे हैं, पॉटर का काम कर रहे हैं, गॉड इज लाइक ए पॉटर। तो वो अपनी कृति बना रहे हैं, वो इंसान रूपी अपना बोल सकते हैं घड़ा या बर्तन बना रहे हैं, है ना। तो स्पिन, स्पिन मतलब घुमाना, कि एक ही बार घुमाने में बर्तन बन जाए, जैसे कुम्हार को बहुत बार घुमाना पड़ता है ना, तो उस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं एक ही बार घुमाने मतलब एक ही बार में सारे के सारे गुण इसमें डाल दूं इंसान में, वो इस बारे में बात करें। तो ये जो स्पेन शब्द है नहीं, स्पिन का सेकंड फॉर्म है एक तरीके से। तो पहला स्टेंजा हो गया, पहले स्टेंजा में मतलब बिब्लिकल थीम डायरेक्ट पता चल गया, वो गॉड ह्यूमैनिटी बनाने की बात कर रहे हैं, इंसान को बनाने की बात कर रहे हैं, और वो अपने साथ में गिलास भर के लेके बैठे हुए हैं कि भाई ये सब गुणों का गिलास है, इसको मैं इंसान के अंदर डालूंगा। तो सीधा संबोधित करते हुए बोलते हैं, उनके साथ जो भी लोग होंगे, अब वो पता नहीं कौन है, उनको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि आओ ये सारे गुण इस मतलब हम जो ये बना रहे हैं ये प्राणी, इसके अंदर डाल देते हैं, इस संसार की सारी रिचेज मतलब इस संसार के सारे गुण जो कि सब जगह बिखरे हैं, उनको आओ एक ही झटके में इसके अंदर डाल दें। तो नेक्स्ट एंजाम आते हैं फिर कि सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे, सबसे पहले उसने इंसान के अंदर क्या डाली, गॉड ने स्ट्रेंथ शक्ति डाली, देन ब्यूटी फ्लोड, फिर सुंदरता डाली, देन विजडम, फिर बुद्धिमानी, देन ऑनर, फिर सम्मान, और देन प्लेजर, और फिर सुख, ठीक है, जॉय, आनंद, ये सब डाला। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, जब ऑलमोस्ट सब कुछ डल चुका था, तभी गॉड मेड ए स्टे, तभी गॉड ने बोला ठहरो, थामो थामो, रुको भाई, जरा ठहरो, रुको। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले, कि भाई ये जानते हुए, मतलब ये उन्होंने एक तरह से आकलन किया, गॉड ने आकलन किया, समझा कि अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले, कि एक अभी ट्रेजर है जो कि सबसे नीचे तले में बैठा हुआ है ग्लास के, मतलब बाकी सब तो डाल दिए, एक तले तले में एक और खजाना पड़ा हुआ है, अभी वो रहने देते हैं, अभी उसको अभी रोको, अभी नहीं डालना उसको, मतलब गॉड उसके लिए मना कर दिए। फोर आई शुड, क्योंकि उन्होंने बोले वो, मतलब उनका क्या थॉट था कि फोर आई शुड सेड ही बीस्टो दिस जूल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, वो बोलते हैं कि सपोज फोर आई शुड, अगर मैं डाल देता हूँ, बीस्टो दिस जूल, इस मतलब गहने को, इस खजाने को भी अगर इस प्राणी के अंदर डाल दूं, इंसान के अंदर डाल दूं, ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, मतलब मेरे इस प्राणी के अंदर अगर मैं इस ज्वेल, इस खजाने को भी डाल देता हूँ, ये जो आखिरी गुण है जो भी ग्लास में नीचे तले में रखा हुआ है, इसको भी अगर मैं डाल देता हूँ, तो ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी, तो जो इंसान है ना वो मेरे दिए हुए गिफ्टों की प्रशंसा करेगा इंस्टेड ऑफ हिम, मेरी प्रशंसा नहीं करेगा, मतलब वो गिफ्ट्स को याद रखेगा कि मेरे पास ये गिफ्ट्स हैं, वो ये भूल जाएगा कि गिफ्ट्स दिए किसने। एंड रेस्ट इन नेचर, और वो क्या करेगा, इस नेचर में आराम करेगा। नेचर का मतलब यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड है, कि जो सांसारिक जीवन है इसमें वो आराम में लिप्त हो जाएगा, वो आराम करने लग जाएगा, क्योंकि उसको सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। उसको देखो, मैंने स्ट्रेंथ दे दी है, ब्यूटी दे दी, विजडम, ऑनर, प्लेजर ये दे दिया है, सब दे दिया, ठीक है, परंतु अगर मैंने आखिरी गुण भी उसको दे दिया है ना, आखिरी गुण भी मैंने उसको दे दिया, तो क्या होगा, फिर वो मुझे भूल जाएगा। ये आखिरी गुण कौन सा है, आपने अगर गौर नहीं किया होगा तो मैं बताता हूँ, रेस्ट।
जब वो बोल रहे हैं आखिर में तले में क्या पड़ा हुआ था, रेस्ट पड़ा हुआ था, आराम। देखो इंसान भाग दौड़ में फंसा हुआ है, लाइफ में भाग दौड़ रहती है, टेंशन रहती है, भाई साहब नौकरी करनी है, पढ़ना है, लिखना है, बड़ा होना है, ये सब काम करने हैं, तो इंसान हमेशा पैसा कमाने और आराम के लिए मरता रहता है। मतलब बेसिकली उसे रेस्ट नहीं मिलता जीवन में, कभी आराम ही नहीं मिलता है। तो गॉड ने वो आराम रख लिया अपने पास में, है ना। मैं आगे बढ़ गया, एक स्टेंजा और मैंने पूरा पढ़ा दिया, बट मैंने ये नहीं बताया एक्चुअल में कि वो बात किसकी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सस्पेंस यहाँ खुल गया। क्यों बात कर रहे थे रेस्ट की, कि भाई सब कुछ तो दे दिया परंतु रेस्ट नहीं देना इस इंसान को, इस क्रीचर को मैं रेस्ट नहीं दूंगा। कारण ये है कि अगर मैंने रेस्ट भी दे दिया ना इसको, तो फिर तो ये मुझे याद ही नहीं करेगा जीवन में कभी। एक रेस्ट, चैन जिसको हम बोलते हैं ना, चैन ही नहीं है जिंदगी में, वो चैन नहीं देना है इसको, इसको बेचैन रहने देना है। क्योंकि बेचैन रहेगा तो ये मुझे याद करेगा, भगवान को याद करेगा, चाहे इसके पास कितनी धन दौलत आ जाए, कितनी शक्ति आ जाए, कितनी सुंदरता आ जाए, कितना ही मजा आ जाए लाइफ में, परंतु अगर चैन नहीं मिलेगा ना इसको, आराम नहीं मिलेगा, तो ये हमेशा मुझे याद करेगा। अगर चैन मिल गया, आराम मिल गया, तो ये मुझे याद नहीं करेगा। तो इसलिए बोला उसने कि एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर। मतलब वो बोला कि जो ये रेस्ट, ये इस भौतिक संसार में आराम में लिप्त रह जाएगा, एंड गॉड ऑफ नेचर, और इस नेचर, इस भौतिक संसार का जो गॉड है ना, उसको भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं करेगा ये, अगर मैंने इसको रेस्ट दे दिया तो। सो बोथ शुड लूजर्स भी, इसलिए इसमें हम दोनों ही खो रहे हैं। मतलब मैं एज ए आर्टिस्ट, है ना, मैंने क्रिएट किया है, मेरी रचना करी है, तो ये मेरे लिए भी लॉस है कि मेरी रचना मुझे ही भूल जाए, और ये इसके लिए भी लॉस है, इस मेरी रचना, मेरी क्रीचर के लिए भी लॉस है कि ये अपने मेकर को ही भूल जाए। तो दोनों के लिए लॉस है। अगर मैं इसको रेस्ट दे देता हूं तो ये दोनों के लिए नुकसान की बात है। येट लेट हिम कीप द रेस्ट, परंतु इसको बाकी सब चीजें रहने दो, मतलब रखने दो, रेस्ट के अलावा बाकी सब रहने दो। अब देखो यहाँ पर रेस्ट का मतलब है बाकी सब, ये रेस्ट था आराम वाला, ठीक है, और ये रेस्ट है बाकी सब। बाकी सब मतलब रेस्ट, आराम के अलावा जो बाकी सारे गुण है ना, वो इंसान में रहने दो। तो ये पन हो गया। कौन सी डिवाइस यूज होगी, पन। पन कौन सी डिवाइस होती है, जिसमें मतलब एक ही शब्द की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो। जैसे रेस्ट वहां पर अलग मीनिंग है, यहाँ रेस्ट का अलग मीनिंग है। ये पन, जैसे हिंदी में बोलते हैं तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, ऐसा कुछ एक कहावत है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। उसमें बेर शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। तीन बार, बेर मतलब बार, तीन टाइम्स, और बेर मतलब खाने का फल भी होता है। तो उसी तरह का इंग्लिश में पन होता है। वो बोलते हैं, गॉड बोलते हैं कि बाकी सारे गुण है वो इसके पास में रहने दो, पर रेस्ट नहीं रखना, रेस्ट नहीं देना इसको, ठीक है। बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, कि ठीक है बाकी गुण उसको दे दो, वो उसके पास में रहने दो, हमने डाल दिए हैं, बस रेस्ट को छोड़ दो। और इसके पास जो बाकी गुण रहेंगे ना उसके बाद में भी, बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, ये एक तरह से डिस्कम्फर्ट में, एक तरीके से ये दुख में, एक बेचैनी से, एक डिस्कम्फर्ट में जीता रहेगा। रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस का मतलब एक बेचैनी से में जीता रहेगा ये, है ना। रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, तो इसमें भी एलिट्रेशन है, बट देखो री, ई और रेस्ट ए, तो साउंड दोनों की चेंज हो गई है कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद। स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक, एलिट्रेशन तो हो गई, बट कॉन्सोनेंस भी है, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट है उसके तुरंत बाद जो वोवल साउंड है ना वो बदल गई है, इसलिए कॉन्सोनेंस भी है। देखो एलिट्रेशन तो आप सबको लगा दोगे, वो जो जिसका भी फर्स्ट वर्ड एलिट्रेशन मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड आती है, आप एलिट्रेशन लगा ही दोगे उसको। परंतु कॉन्सोनेंस पहचानना जरूरी है, कॉन्सोनेंस क्या होता है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, कि जब फर्स्ट वर्ड एक कॉन्सोनेंट हो, यानी कि व्यंजन हो, और उसके तुरंत बाद में जो वोवल साउंड आ रही है, यानी फर्स्ट साउंड एक व्यंजन की साउंड हो, और उसके तुरंत बाद एक जो वोवल साउंड आ रही है, वो वोवल साउंड अगर शब्दों में बदल जाए, मतलब अलग अलग, जैसे इसमें री, ई है, और इसमें ए, ई और ए, तो वोवल बदल गया, तो ये कॉन्सोनेंस भी है, ठीक है। तो लेट हिम बी रिच एंड वेरी, तो भगवान बोल रहे हैं कि इसको ऐसा करो, इसको अमीर तो रहने दो, पर साथ में वेरी, थका हुआ भी रहने दो। That at least if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. तो मतलब अगर अच्छाई, अच्छाई इसको मेरी तरफ नहीं लाती है, तो कम से कम थकावट तो मेरी तरफ लाएगी। जब इंसान जिंदगी से थक जाएगा, चैन ही नहीं मिलेगा, तब मुझे याद करेगा एटलीस्ट। देन ही विल बी टॉस्ड टू माई ब्रेस्ट, मतलब ये जो इंसान है वो क्या होगा, टॉस टू माई ब्रेस्ट, यानी मेरी छाती के आके लगेगा, जैसे कि बच्चा अपनी माँ की छाती के आगे लग जाता है, उस तरीके से यहाँ पर जो गॉड है वो एक फादर या मदर दोनों का फिगर है, और वो उस तरीके से दिखा रहे हैं, जैसे मदर फिगर की तरह दिखा रहे हैं कि ये बच्चा जो मेरा है, मेरा जो क्रीचर है, ये जब परेशान होगा, जब वियरीनेस, थकावट, बेचैनी से जब ग्रसित होगा इस संसार में, तब वो मेरी छाती के आगे लगेगा और मुझे याद करेगा कि भगवान मुझे कुछ चैन तो दो इस जीवन में। तो अगर मैंने रेस्ट दे दिया तो ये मुझे याद नहीं करेगा। तो बच्चों ये पोएम है। अब मैं दो चीजें और बताऊंगा। पहली चीज तो ये, इसका नाम है द पुली। पोएम का नाम क्या है, पुली। पुली क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ पुली होता क्या है ना। पुली होती है ये चीजें, कैसी, जैसे ये
इस तरीके से, इस देख नहीं रहे, ये चक्का टाइप का, मतलब एक तरफ वजन लटका होता है और दूसरी तरफ खींचने का। तो वजन दूसरी तरफ मतलब रस्सी को नीचे ले जाता है और दूसरी तरफ हम पकड़े खींच रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो पुली में क्या है, भगवान ने उसको गुण दे दिए, तो गुण तो इंसान को नीचे दबा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, पर दूसरी तरफ भगवान ने रेस्ट रख लिया अपने पास में, तो रेस्ट रूपी रस्सी से उसको खींच के अपने पास में ला रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये पुली है, ये जो चक्रा होता है ना, एक तरफ वजन लटक रहा है, तो वजन जो लटका हुआ है ना, वो तो वो गुण है जो भगवान ने उस बच्चे को मतलब उस क्रीचर में डाल दिए हैं, और वो गुण उसको नीचे ले जाएंगे, मतलब गॉड दूसरी तरफ है, गॉड से दूर ले जाएंगे। और गॉड ने रेस्ट रख लिया अपने पास में, तो वो रेस्ट है ना, वो उसकी वजह से वो क्रीचर गॉड के पास में खिंचा चला आएगा, तो गॉड को खींच रहे हैं अपनी तरफ से। तो ये हो गया पुली। अब मेटाफिजिकल इसमें क्या है, देखो मेटाफिजिकल पोएट्री के मैंने गुण बताए थे कि इसमें मेटाफिजिकल कंसीट होती है, मतलब दो बिल्कुल ही डिसिमिलर चीजों की तुलना की जाती है। अब देखो किसने सोचा था कि पुली शब्द एक एक चीज है, पुली तो सामान मतलब वो खींचने की बोल सकते हो, बैलेंस मतलब वजन उठाने के लिए एक तरीके से। वैसे इसको कोई गॉड से कैसे मतलब कंपेयर करेगा, मतलब कि गॉड किस तरीके से ह्यूमन को कंट्रोल कर रहा है, उसकी तुलना एक पुली शब्द से की गई है। मतलब दोनों बिल्कुल डिसिमिलर, कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसे शब्दों को तुलना करके जस्टिफाई किया है पोएट ने। ये है मेटाफिजिकल कंसीट की दो बिल्कुल ही डिसिमिलर चीजों को तुलना की जा सके और उनको जस्टिफाई भी किया जा सके। तो इस तरह से ये है क्या है, मेटाफिजिकल कंसीट। और जो मेटाफिजिकल कंसीट को आप जस्टिफाई करने के लिए क्या चाहिए आपको, विट। विट, तो देखो मेटाफिजिकल पोएम में मेटाफिजिकल कंसीट होती है, ठीक है, विट होती है, ठीक है, यानी मेटाफिजिकल कंसीट हो गई, विट हो गई, और क्या क्या होता है साथ में, ऐसा कंसेप्ट होता है पोएम में जो कि इस संसार से परे की बात हो। क्योंकि मेटाफिजिकल का अर्थ क्या होता है, मेटा मतलब बियॉन्ड, परे, और फिजिकल मतलब सांसारिक जीवन से परे हो। अब गॉड और आत्मा और उसकी बात हो रही है, भगवान ने इंसान को बनाया, तो ये संसार से परे वाली बात है, तो वैसे ही कंसेप्ट ही मेटाफिजिकल, ठीक है। तो ये अपनी पोएम हो गई। और हाँ, मेटाफिजिकल पोएम में मेटाफर, सिम्बलीज वगैरह ये यूज होते हैं। अब क्योंकि इसमें तो टाइटल ही एक मेटाफर है, पुली। पुली एक मेटाफर है किसके लिए, भगवान की तरफ से कंट्रोल के लिए एक मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। तो ये पूरी पोएम ही एक मेटाफर है एक तरीके। तो ये मेटाफिजिकल पोएम में मेटाफर्स वगैरह खूब यूज होते हैं। तो बच्चों ये तो अपनी पोएम हो गई। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इसका मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी जल्दी ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो मैं जल्दी मिलूंगा, आप ये वीडियो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।